हम में से कई लोग झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, खास करके तब जब कोई आपको झूठ बोला हो या फिर फरेब किया हो तो आप बहुत गुस्से में आ जाते हो। उस इंसान को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हो जो झूठ बोलता है, क्योंकि उसने गद्दारी किया हुआ है, इसीलिए आप उसको पसंद भी नहीं करते हो, राइट? तो कभी कभी ऐसा होता है ना, लाइक हम भी कभी कभी झूठ बोल देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि वो सिचुएशन और कंडीशन क्या क्या होते हैं जिनके चलते हम खुद को कंपेल करते हैं झूठ बोलने के लिए। सो आजकल लोगों में क्लासरूम से लेकर कॉरपोरेशन तक झूठ बोलना बहुत आम बात हो चुका है। और मगर बहुत सारे कम लोग हैं जो कि इस कंपेल्स को, इस कंडीशन को समझ पाते हैं जिसके वजह से झूठ बोला जाता है। तो आप भी अगर जानना चाहते हो कि झूठ क्यों और किस कंपोज में और किस कंडीशंस में हम बोलते हैं, तो आज की समरी आप ही के लिए। तो लेट्स बिगिन। सच्चाई, ईमानदारी, ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जिससे हमारी लाइफ की वैल्यू बढ़ती है। अगर इन सभी के एग्निस्ट में जाकर ह्यूमन कुछ करता है तो फिर इंसान अपनी वैल्यू ही तो गवाता है, राइट? सो आज की बुक समरी है द हॉनेस्टी ट्रूथ अबाउट डिसऑनेस्टी, हाउ वी लाई टू एवरीवन इज प्लेसेस आवरसेल्फ, बाय डेन अरेली, जो कि प्रोफेसर और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं, जो कि डेक यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी का प्रोफेसर है। क्या आपको कभी निराशा फील हुआ जब कोई आपकी करीबी, यानी वो कोई भी आपकी फ्रेंड्स या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स झूठ बोले? तो क्यों आपने बहुत समय तक उनके बारे में सोचा कि क्यों ऐसे क्या हो गया जिसके चलते उन्होंने झूठ बोला, राइट? तो आज इस बुक में आप ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपकी हॉनेस्टी यानी सच्चाई को इफेक्ट करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इंसान तब तक झूठ बोलता है जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। तो क्यों? क्या इसका मतलब इंसान का फितरत झूठ बोलना है? कुछ एक्सपेरिमेंट्स की माने तो ये बात बहुत ही गलत है, ज़रा सा गलत है, क्योंकि हमारा कुछ ऐसे फर्स्ट फैक्टर्स होते हैं जिनके चलते हमारा डिसऑनेस्टी यानी धोखाधड़ी होती है। तो क्या निराशा के लिए कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं? और कैसे हमारे दोस्त का झूठ हमें ज़्यादा इफेक्ट करता है? क्या ग्रुप में काम करना से ज़्यादा ईमानदारी बढ़ती है? क्या डिसऑनेस्टी जैसे फैक्टर्स हमारी ईमानदारी को और कैरेक्टरिस्टिक्स को इफेक्ट करता है इनडायरेक्टली? और क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसे ना जाने कितने सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। और इस समरी में हम ये झूठ बोलने की कई कारण हो सकते हैं, बहुत सारे वजह हो सकते हैं। और झूठ और मतलब डिसऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है जो क्राइम करता है, क्राइम क्रिएट करता है सोसाइटी में, और सोसाइटी में ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट भी इसी से क्रिएट होती है। और इसीलिए इस बुक का एक ही मकसद है, इसको और सुलझाना और उसके साथ साथ इसको समझने की कोशिश होती है। तो इसका जर्नी की शुरुआत, चलिए इस पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है टेस्टिंग द सिंपल मॉडल ऑफ रेशनल क्राइम, SMORC। सो गैरी बेकर एक इकोनॉमिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। बेकर ने बहुत सारी थ्योरीज लिखी हैं और उनका मेन थ्योरी है क्राइम, और उनका ही ये थ्योरी SMORC है। एक बार क्या हुआ, वो लेट हो गए। तो लेट होने की वजह से उनकी कार को पार्किंग करने के लिए प्लेस नहीं मिला था, तो उन्होंने जगह ना मिलने की वजह से मेन रोड के आसपास ब्रेक करवा दिया पार्किंग करवाने के लिए। तो उनको पता था कि इससे उनको बहुत बड़ी फाइन लगने वाली होती है और बहुत सारे कुछ होने वाली है, बट फिर भी उन्होंने वहाँ पे पार्क कर दिया मजबूरी में, और जानते हुए भी कि ये गलत है
और वो उसको तोड़कर देकर वहाँ पे मीटिंग अटेंड करने चले गए। जब वो लौटे तब इसके बारे में बहुत बार सोचने लगे, क्योंकि वो क्राइम चीज़ों की और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बहुत थ्योरी लिखते थे, तो इनको थ्योरेटिकली सोचना पड़ा। और इसी से ही क्रिएट हुआ है हमारा फाउंडेशन SMORC की, यानी यहीं से ही लेखन ने वो स्टोरीज लिखी हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमारा डिसऑनेस्टी को साबित करने के लिए, यानी SMORC को साबित करने के लिए डेट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ली गई थी और उन स्टूडेंट्स को कुछ सवालों का आंसर देना था पेपर्स में, और वो था मैथमेटिकल मैट्रिक्स, और जिसमें कि उनको हर सही जवाब के लिए $2 मिलने वाले थे। और 15 थे हमारा टोटल क्वेश्चंस। तो इससे क्या हुआ, उनको टेस्टिंग करने के लिए दिया गया, और जब उनको स्कोर बताना होता था वो खुद बताएंगे स्कोर। अब जब वो खुद ही बताएंगे, सही आंसर बताने पर उनका सही कितना हुआ है वो बताएंगे, तब उनके बाद उनको पैसा जाएगा वो कितने, मतलब हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने 6 अपनी स्कोर बताया, ज़्यादातर स्टूडेंट्स। और इस केस में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने कि 4 ही सही जवाब दिया था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 4 ही सही जवाब दिया था, और उन्होंने एक्स्ट्रा 2 बढ़ाते हुए कहा था कि हर क्वेश्चन के बदले उनको $10 मिलेगा। और उनको ये भी बताया गया कि एवरेज स्कोर 8 है। तब स्टूडेंट्स को ये एक मौका मिल रहा था, दे कैन से लाई, ओके, दे कैन बी लाइड बट दे डोंट। वाई? इससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स आर इन द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में थे, सो मे बी दे वर विल बी रिसर्च्ड एंड एग्जामाइंड, ओके, सो दे डिड नॉट एक्सपोज एनीथिंग एल्स। और सभी स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स 6 में ही रहे, 6 स्कोर करने की दावा की। तो इसको वहाँ पे मतलब ऐसे रियल लाइफ में यूज़ करने के लिए ईवा और टेली नाम की 2 रिसर्चर इटली में टमाटर खरीदने गए, और वहाँ पे उन्होंने एक ब्लाइंड की भेस में वहाँ पे जाते हैं, और उनको ये कहा जाता है, मतलब ये कहते हैं वो कि मुझे कुछ टमाटर दे दीजिए अच्छा सा। जैसे कि आपको पता है कि दुकानदार को, मतलब जो देख नहीं पाता है वो उसको क्या देना चाहिए, मतलब ख़राब टमाटर देना चाहिए, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है, इससे उसका क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। बट यहाँ पे वो देखकर वो शॉक हो गए, क्योंकि दुकानदार बहुत ज़्यादा हॉनेस्टली था एंड ही गिव द करेक्ट थिंग्स, वो एकदम सही चीज़ दिया, जबकि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी था। कभी कभार ऐसे होता है लाइफ में कि रियल लाइफ में भी हम खुद को ऑनेस्टी दिखाने की कोशिश करते हैं खुद की नज़रों में, तो इस केस में हम SMORC काम नहीं करवाते हैं, यानी डिसऑनेस्टी नहीं होते। तो इससे ये रिसर्चर्स को पता चला कि SMORC कभी कभार रियल लाइफ में वर्क नहीं करती, जबकि लॉजिकली देखा जाए तो फिर SMORC जो है वो क्या होता है, एक है कि हमारी फ़ायदा को लेकर होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इंसान फ़ायदा और नुकसान को लेकर ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है, और अपनी ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो ज़्यादा चीटिंग करता है। लेकिन इंसान को अपने नज़रिए में भी अच्छा रहना होता है, क्योंकि उससे उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो बीच बीच में वो क्या करता है, वो सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी लिमिट में ट्रिगर करता रहता है, ट्रिक करता रहता है अपने आप को, जब तक वो लिमिट के अंदर झूठ बोल रहा हो या चीटिंग कर रहा हो। तो SMORC टाइप की कह सकते हो मोटिवेशन है हमारे चीटिंग करने के लिए। और आप अगर इस केस में देखना चाहे तो फिर वो स्टूडेंट्स को देख सकते हैं जो कि ये जानते हुए कि एवरेज 8 है, वो फिर भी 6 में अटके रहे, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर 4 था, सही आंसर 4 था। तो इससे वो क्या करना चाहते थे, अपने आप को वो सेटिस्फाई करना चाहते थे ऑनेस्टी से, कि खुद से ऑनेस्ट रह रहे हैं, हमने तो सिर्फ 2 ही तो झूठ बोला है, 2 आंसर ज़्यादा है, इसे कहकर झूठ बोला, वैसे तो 4 तो सही था हमारा। मतलब ऐसे करके वो अपने आप को ऑनेस्टी दिखाने की खुद पे मतलब अपने आप में कर रहे थे ये कोशिश। तो ये कंसेप्ट को समझते हुए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है फन विद द फॉच फैक्टर्स।
ये फैक्टर एक मिडिल लाइन है जो कि फाइनेंशियल फैक्टर एंड आपके कह सकते हो ईगो फैक्टर के बीच में से जाता है। यू ऑलरेडी नो ईगो फैक्टर क्या होती है, जस्ट नाउ अभी हमने समझा इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट पार्ट में। तो अभी ये जो फाइनेंशियल एंड ईगो के बीच का लाइन है इसको हम कहते हैं फर्स्ट फैक्टर। तो इस बारे में एक समझने के लिए एक बड़ी मतलब मशहूर जोक है, जो वहाँ पे एक बच्चा होता है जिसने कि अपनी से वो क्या करता है, चुरा लेता है पेंसिल। एंड जब ये बात टीचर को पता चलती है वो उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं और बहुत उसको डांटते हैं, बहुत उसे नीचा दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। इतने में उनकी फादर जो होते हैं जो बताते हैं तुम्हें चोरी करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि तुम मुझे बोल सकते थे कि तुम्हें पेंसिल ज़रूरत है, तुम्हें तो बहुत सारे पेंसिल आके ले देनी थी ऑफिस से। वो कहते हैं कि मैं ऑफिस तो कर रहे हैं कि उस बच्चे को मतलब ये बताने की कि तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत नहीं था, मैं तुम्हें ला के दे सकती हूँ। बट ये वो बताते हुए भूल जाते हैं कि वो ऑफिस से ला रहे हैं, मतलब वो फ्रीली ला रहे हैं, जो कि एक टाइप की क्राइम भी है, चोरी है। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं वॉच फैक्टर्स। और ये जो SMRC के रिसर्चर्स को बड़ी अच्छा लगा और उन्होंने ये सोचा क्यों ना हमारे ये रिसर्च को इस जोक के माध्यम से मतलब इस चीज़ से क्या करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करके रियल लाइफ में यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हो झूठ बोले, तो वहाँ पे पता चलेगा। तो अब उन्होंने मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स नाम से नहीं बल्कि टोकन नाम से एक गेम किया, यानी एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें कि ये था कि बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स अपने स्कोर्स को एक टोकन के माध्यम से लेंगे, यानी वो टोकन के बदले पैसा लेंगे जितना ज़्यादा उन्होंने स्कोर किया। तो इसमें ये देखा गया कि बच्चे बहुत ज़्यादा रिजल्ट में बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगे एंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया स्टैंड, जो पहले था उससे ज़्यादा हो गया अभी झूठ का परसेंटेज। तो इससे एक एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि क्राइम आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। वाई? बिकॉज आज की डेट में कोई भी जो भी है थीफ वो ये नहीं सोचता कि वो किसी पर्स से किसी का चोरी करे, बल्कि अभी ये सोच रहा है बेटर रहेगा कि वो किसी का ATM कोड जान ले, क्रेडिट कार्ड कोड जान ले, ताकि उससे उसे हैक करके वो चोरी कर सके। तो इससे हमारी सोसाइटी को ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि हम आजकल कैश के बदले क्रेडिट कार्ड, ATM एंड इवन ऑनलाइन बैंकिंग से ही करते हैं सारे काम, राइट। तो रिसर्चर्स को ये मालूम हुआ कि लोगों को अभी बहुत ज़्यादा मतलब झूठ बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ सकती है। तो इसके बाद वो रिसर्चर्स क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके चलते वो पहला पहलू को उठाते हैं, पहला एस्पेक्ट को उठाते हैं, विच इज़ नोन एज डिवोशन, मतलब भक्ति मार्ग जो भी है, जो भगवान की राह पकड़ते हैं। तो जिससे कि हो सकता है लोगों में रुकावट हो, तो चलिए जानते हैं। तो इस बार रिसर्चर्स क्या करते हैं, सारे आस्तिक लोगों को लेते हैं, यानी जो बाइबल्स में बिलीव करते हैं उन लोगों को लेते हैं, और इन लोगों को टेस्ट से पहले, यानी जो मैट्रिक्स की टेस्ट दी जाती है वही की जाती है, बट वो टोकन टेस्ट से पहले क्या की जाती है, उनको पहले बाइबल की कुछ लाइंस जो कि बहुत डिवोशनल है उनको दी जाती है बिफोर टेकिंग द टेस्ट। इसमें क्या देखा जाता है, लोगों में इतना अच्छा मतलब पॉजिटिविटी आ जाती है, जिसके चलते वो ऑनेस्टी के चलते वो ऑनेस्ट रहते हैं, और इस बार वो झूठ नहीं कहते, यानी वो डिसऑनेस्ट नहीं होते अपने स्कोर के बारे में, और इस बार सब ज़ीरो हो जाता है। एंड देन क्या करा जाता है, कभी भी हो सकता है कि नास्तिक लोग चीटिंग कर सकते हैं बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन गॉड्स। तो इसको टेस्ट करने के लिए एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, टेस्ट करवाने से पहले भी यही होता है, पहले उनको बाइबल की कुछ लाइन्स पढ़ने पड़ती हैं, और यहाँ पे भी देखा जाता है कि नास्तिक लोग भी अपने आप को थोड़ा ऑनेस्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं आफ्टर रीडिंग द बाइबल कोट्स। हम इंसानों के अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है, तो ये कि हम दूसरों के साथ साथ खुद को भी झूठ बोल सकते हैं, और इस एबिलिटी को बोलते हैं सेल्फ डिस्पेशंस, यानी खुद को धोखा देना। इसे हम आम तौर पे
हमारा कॉन्फिडेंस एंड हमारे खुद के अच्छाई के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें दूसरों के लिए भी हानिकारक होती हैं। 1989 में इस बुक के ऑथर डैन ने एक बार उनकी फ्रेंड कैन के साथ न्यूयॉर्क से लंदन जा रहे थे। उन्होंने काफ़ी सस्ती फ्लाइट बुक की थी जो कि एयर इंडिया की थी। जब वो प्लेटफॉर्म में पहुंचे तो बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। तो उस टाइम पे डैन को एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि अपाहिज को यानी हैंडीकैप्स को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, तो क्यों ना हम व्हील चेयर में बैठ के लाइन में लग जाए। आगे कुछ मज़ेदार होने वाला था, क्योंकि जब वो व्हील चेयर पकड़ के जा ही रहे थे तभी अचानक यूँ हुआ कि उनको आगे तो ली गई लाइन में, पहले तो से एंट्री की गई, बट लाइन में जाने के चलते क्योंकि सस्ता प्लेन टिकट्स था तो बहुत सारे लोग होने के चलते वहाँ पे प्लेन में स्पेस नहीं था, जिसके चलते व्हीलचेयर नहीं जा सकते। तो इसीलिए जैन को अपनी फ्रेंड यानी ऑथर को लेकर गोद में जाना पड़ा। इसमें बहुत मुसीबत झेलना पड़ा ऑथर के दोस्त को। और जब वो पहुँचे मतलब बैठे जब, तब उनको ये बात पता चली कि हैंडीकैप्स के लिए, अपाहिजों के लिए वो जो प्लेन्स में होते हैं वॉशरूम्स वो एप्लीकेबल नहीं है। तो उनको 8 घंटे तक वहाँ से उठने की फैसिलिटी नहीं थी। तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सा था। उस टाइम पे उनको ये सोच भी आ गया था कि एक्चुअल में मैं हैंडीकैप्ड हूँ 8 घंटे के दौरान। और जब वो उतरे थे मतलब इंग्लैंड में, तब उनके बाद ये पहुँची बात कि वो अभी उतर नहीं सकते क्योंकि एयर इंडिया के पास नहीं है वो सिस्टम्स जिसके चलते अपाहिजों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके व्हीलचेयर। तो इसी वजह से उनको वेट करना पड़ा जब तक वो उनको व्हीलचेयर नहीं दे सकते तब तक। तो फिर अब जब वो व्हीलचेयर के लिए वेट कर रहे थे, वो पहुंचने के बाद भी उनकी 2 घंटे वेस्ट हुए। जब उन्होंने 2 रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया और उसमें उन्होंने 2 टाइप्स की ग्रुप्स लिए, ए बी ग्रुप। एंड पार्टिसिपेंट को कहा गया ए ग्रुप को क्या करना है, अपने आंसर्स को खुद के हिसाब से लिखना है, और बी ग्रुप को आंसर्स को क्वेश्चन पेपर के नीचे उनकी लिखा गया था और उनको वो देख कर लिखना था, बिना देखे लिखना था एक्चुअल में, बट वो नीचे होने की वजह से वो इजीली देख सकते थे अपने आंसर और चीट कर सकते थे। और इसके दौरान डैन की एक्चुअल में ये थी कि देखना था कि चीट हम किस तरह से करते हैं। तो कि उसके पास आंसर था तो ऑब्वियसली वो लोग आंसर्स बहुत देख के करेंगे, चीटिंग करेंगे, और बहुत ज़्यादा स्कोर किया ए से। ए वाले ग्रुप वालों को अब दूसरे टर्म में क्या किया गया, ए ग्रुप वालों को और बी ग्रुप वालों को एक्स क्वेश्चन से दी गई और इसमें भी आंसर था, बट इट इज़ नॉट इन वर्चुअल, वो क्या था कंप्यूटर्स में देना था, पेपर्स में। तो यूँ हुआ कि जो ए ग्रुप्स थे और बी ग्रुप्स थे उनको वो देने से पहले ये बताने को कहा गया कि जो 100 क्वेश्चन आप दे रहे हो उसमें आप कितने मार्क रखोगे। अगर आपने मान लो 10 से 8 रहा था तो फिर इस 100 में 850 लाओगे या 80% लाओगे। तो इस तरह से आपको प्रिडिक्ट करना था। ऑब्वियसली बात है बी ग्रुप वालों ने चीट किया था तो फिर उनकी जो प्रिडिक्शन था वो गलत निकला। फिर भी कोई कसरत नहीं छोड़ी थी बी ग्रुप वालों ने चीटिंग करने की, क्योंकि आंसर को अगर चीट करना है तो फिर आपको दूसरे पेज में जाके सर्च करना होता है, गूगल में जाके। उन्होंने वही काम किया और उसमें वो चीट किए मनमर्जी और स्कोर अपना ज़्यादा करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया बिकॉज इट्स टेक टाइम एंड टाइम लिमिटेड था एंड इट्स सो मार्केट था एंड सो क्वेश्चंस थे। सो ए ग्रुप वालों की प्रेडिक्शन सही निकली एंड बी ग्रुप वालों की गलत। यानी कि सेल्फ डिस्कशंस की 2 पहलू हैं, यानी एक तो नेगेटिव एंड दूसरा पॉजिटिव। पॉजिटिव ये है कि इसमें आप खुद को स्ट्रेस आउट करते हो, स्ट्रेस से बाहर जाते हो, और नेगेटिव ये है कि इसमें आपको इतना आशावादी बना देता है, होपफुलनेस बना देता है, जो आप कर भी नहीं सकते उसको भी आप जिम्मेदारी लेने चाहते हो। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं टीम ए एंड टीम बी के एग्जाम्पल्स।
टीम ए ने जितना ज़्यादा टारगेट किया था उतना पाया, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने पहला टेस्ट में सही से किया है, उन्होंने चीट नहीं किया है, तो ऑब्वियसली इस टेस्ट में भी करेंगे। और बल्कि बी वाले जिनको टेस्ट में, दोनों ही टेस्ट में यानी फर्स्ट टर्म पे एंड सेकेंड टर्म में चीट करने के ऑप्शन मिले, जबकि ए वालों को सेकेंड टर्म में भी नहीं मिला था, उनको आंसर तक पहुंचने की कोई तरीका नहीं था। बट बी वालों को मिला था, बट फिर भी उन्होंने नहीं रख पाया और आशावादी बन गए बहुत ज़्यादा, जिसके चलते उनकी प्रेडिक्शन गलत निकली। नेक्स्ट चैप्टर है क्रिएटिविटी एंड डिसऑनेस्टी। एक बार दो रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बहस चढ़ गई कि महिलाओं को कौन से टाइप के स्टॉक्स पसंद है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। तो उन्होंने क्या किया, 4 स्टॉक्स लेकर आपके जो मॉल है उनके आगे खड़े होंगे और जो भी महिलाएं गुजरती थी उनको वो इन चारों में से चूज करने को कहते थे। और जब महिलाएं कोई भी स्टॉक्स को चूज करती थी उनको उनके रीज़न बताना था, और महिलाएं जब रीजन्स बताते थे कि उन्हें ये स्टॉक इसकी कलर की वजह से, इसका क्वालिटी की वजह से, इसका अट्रैक्शंस डिज़ाइन की वजह से, ऐसे वैसे बोलते थे। और उसके बाद रिसर्चर उनको ये बताते कि एक्चुअल में ये 4 स्टॉक्स एक्स टाइप की ही हैं, एक ही क्वालिटी की है। तब महिलाओं को ये एहसास होता कि उन्होंने ऐसे ही बस अंदाज़ा लगाया था। और ये बात हमारी लाइफ में भी लागू होती है। हम ज़्यादातर कुछ समय पे हमारा डिसीज़न को सही तरीके से नहीं ले पाते और कन्फ्यूजन के चलते हम उस डिसीज़न जो भी है वो उसके लिए कुछ ऐसे अनकन्फ्लिक्टेबल, मतलब कह सकते हैं जो रीज़नेबल नहीं है, उस रीज़न को भी देने लगते हैं ताकि हमारा डिसीज़न को हम करेक्ट कर सकें। हमारे ब्रेन की लेफ्ट पार्ट हमारी स्टोरी क्रिएटिंग की एबिलिटी को कंट्रोल करता है। यही वो पार्ट है जो कि हमारी एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने की जिम्मेदार होता है। जो इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं उसको यूज़ करके ये ऐसे स्टोरीज क्रिएट करता है जिसपे हम इजीली बिलीव कर सकते हैं, यानी लॉजिकल चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। हमारा ब्रेन वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर से बना हुआ होता है। ब्रेन में ज़्यादातर हिस्से ग्रे मैटर से बना होता है और ग्रे मैटर हमें सोचने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि वाइट मैटर हमारे ब्रेन की ग्रे मैटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पैथोलॉजिकल लायर्स के ऊपर एक ब्रेन स्कैन कंडक्ट किया गया। बेसिकली पैथोलॉजिकल लायर्स वो होते हैं जो कि छोटी छोटी बातों पर अनकंट्रोल्ड वाले लाइज कहते हैं, मतलब इतने ज़्यादा झूठ बोलते हैं, डिसऑनेस्टी होते हैं, वो कितने भी कोशिश कर लें वो बहुत बार ही झूठ बोलते हैं, वो चाहते भी नहीं तब भी बोल जाते हैं झूठ, छोटे छोटे बात में उनके मुंह से झूठ निकलता है। दे आर कॉल्ड पैथोलॉजिकल लायर्स। तो इनके मुंह से कभी सच निकलता ही नहीं है। तो जब स्कैन करके उन्होंने रिजल्ट देखा तो रिसर्चर्स ने पाया कि पैथोलॉजिकल लायर्स के दिमाग में आम लोगों के हिसाब से उनकी ग्रे मैटर्स बहुत कम है, यानी उनकी ग्रे मैटर्स आम लोगों के मुकाबले 40% कम था। और इससे ये पता चलता है इसी वजह से उनकी सोचने की एबिलिटी आम लोगों से कम होता था, जिसके चलते वो झूठ बोलना उनके लिए आसान रह जाता था। उसके अलावा रिसर्चर ने ये पाया कि पैथोलॉजिकल लायर्स के दिमाग में आम लोगों के हिसाब से वाइट मैटर्स 26% ज़्यादा थे, जिससे कि कनेक्शन बनाना बहुत ईजी था, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कम ग्रे मैटर्स थी, यानी 40% कम थी एंड 26% ज़्यादा वाइट मैटर्स होने के चलते उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो इजीली बहुत ही रिलायबल स्टोरीज बना सकते थे। ब्रेन स्कैन दिखाता है कि झूठ बोलने वालों और क्रिएटिविटी होने से बहुत बड़ी रिलेशन है, यानी और इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलायबल ऐसे स्टोरी बना सकते हैं कि दूसरे लोग उसको इजीली बिलीव कर सकें। इतना अच्छा क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि क्रिएटिव लोगों का झूठ बोलने की ज़्यादा चांसेस है? इसको रिसर्च करने के लिए और प्रूव करने के लिए रिसर्चर्स ने एक डॉट टास्क क्रिएट किया, यानी यहाँ पे पार्टिसिपेंट को कंप्यूटर में कुछ डॉट्स दिखाए जाएंगे जिसमें कि
वो एक स्क्वायर दिखाया जाता था जिसके अंदर बहुत सारे डॉट्स थे और एक लाइन जाता था और जिसके अंदर 20 एटलीस्ट डॉट होते थे और जो पार्टिसिपेंट है उनको ये बताना था कि एक्चुअल में कौन से साइड ज़्यादा डॉट्स है। पार्टिसिपेंट को ये बताना था कि लेफ्ट साइड ज़्यादा डॉट्स है या राइट साइड। तो यहाँ पे कुछ केसेस में ऐसे भी थे, कुछ साइड लेफ्ट साइड में ज़्यादा डॉट्स हुआ करते थे और कुछ राइट साइड में ज़्यादा डॉट्स हुआ करते थे, जबकि कुछ स्क्वायर में पता कर पाना मुश्किल था कौन सी साइड ज़्यादा है डॉट्स। एंड पार्टिसिपेंट को बहुत कम टाइम देने की वजह से पार्टिसिपेंट काउंट भी नहीं कर सकते हाउ मच डॉट्स है देयर। इस टेस्ट से पहले पार्टिसिपेंट्स के ऊपर एक क्रिएटिविटी टेस्ट लिया गया और आईक्यू टेस्ट कह सकते हैं। तो इसमें क्या था, 100 क्वेश्चन थे जो कि पार्टिसिपेंट की क्रिएटिविटी एंड पर्सनालिटी टेस्ट के बेसिस पे थे, जिसके लिए उनको कुछ भी पे नहीं किया गया। इन रिजल्ट्स के हिसाब से रिसर्चर्स ये पता कर सकते थे डॉट टास्क में पार्टिसिपेंट कितना सही हो पाएगा। दूसरे के लिए यानी वो डॉट टास्क के लिए जो पार्टिसिपेंट जाते थे उसके लिए उनको पे किया जाता था, लेकिन सही जवाब के लिए उनको पे नहीं किया जाता था। पार्टिसिपेंट जब लेफ्ट साइड चूज करते थे तब उन्हें आधा सेंट दिया जाता था और राइट साइड चूज करने पर उन्हें 1 सेंट। तो फिर इससे इमेजिन करिए कि पार्टिसिपेंट का पहले टेस्ट में एक्यूरेसी रेट हाई था और दूसरे में वो बहुत कम एक्यूरेसी रेट लेकर आता है, या साथ में बहुत समय पे वो राइट साइड चूज करता है। रिसर्चर्स ने उन प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व किया जो कि ज़्यादा मुश्किल थे एंड उन्होंने ये पाया कि मतलब कि वो राइट एंड लेफ्ट साइड में इक्वल्स थे सारे के सारे डॉट्स। लोग ज़्यादातर राइट साइड को चूज़ करने से खुद बहुत ज़्यादा अपने को एक सेटिस्फाइड रीज़न देते हैं, जिससे कि वो अपने ब्रेन को ये बताते हैं कि राइट साइड चूज़ करने की रीजंस एंड सेटिस्फेक्शन स्टेबिलिटी क्या हो सकती है, जिससे कि अपने ब्रेन को वो ये बोल सकते हैं कि दे आर करेक्ट एंड बहुत अच्छा स्टोरी भी बना के वो बताते थे टू कन्विंस देयर ब्रेन उनकी राइट साइड में ज़्यादा डॉट्स है, जबकि रियलिटी में राइट एंड लेफ्ट में इक्वल डॉट्स थे। तो इससे और एक सवाल खड़ा होता है कि क्या क्रिएटिविटी ही एक ऐसी फैक्टर है जो कि हमारा झूठ बोलने की टेंडेंसी को बढ़ाता है। इस केस के लिए रिसर्चर्स ने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या इंटेलिजेंट लोग, क्रिएटिविटी लोग और आम लोग से ज़्यादा झूठ बोलते हैं। इसीलिए उन्होंने इस टेस्ट को आईक्यू टेस्ट में बदल दिया, क्रिएटिव टेस्ट के नाम से। लेकिन रिजल्ट देखने में पता चला कि इंटेलिजेंट लोग नॉर्मल लोग से ज़्यादा झूठ नहीं बोलते। इस पार्ट को जानने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो कि है चीटिंग इज एन इन्फेक्शन, हाउ टू किल द डिसऑनेस्टी जर्म। साल 2000 के अंत में अमेरिका में कई सारे घोटाले हुए, कई सारे बैंक एंड इन्वेस्टर्स कंपनीज का घोटाला सामने आया था। इन्वेस्टमेंट कंपनीज पैसे का घोटाला करते थे और अपने कस्टमर को धोखा देते थे। डेन ने बड़ी गहराई से इसके बारे में सोचा कि इतने बड़े बड़े कंपनी कॉर्पोरेशंस इस घोटाले में कैसे शामिल हो सकते हैं, या फिर आजकल गवर्नमेंट इलीगल कामों को ज़्यादा ढूंढने में माहिर हो चुके हैं। क्या सोसाइटी में आजकल धीरे धीरे सच्चाई और मॉरल वैल्यू कम होते जा रहे हैं, या फिर बेईमानी का जहर कंपनी में तेजी से फैलता जा रहा है। डेन तीसरे ऑप्शन को लेकर खास तौर पे इंटरेस्टेड थे, क्योंकि इसके असर लोगों पे ज़्यादा हद तक पड़ रहा था। तो इस बात को टेस्ट करने के लिए डेन ने एक वेंडिंग मशीन ली, जो कि उन्होंने कुछ ही देर पहले खरीदा हुआ था, जिसको उन्होंने यूनिवर्सिटी की कैंपस में लगा दिया। और आमतौर पे वेंडिंग मशीन किसी भी कैंडी का कि जब कोई स्टूडेंट उसमें $1 डालते हैं या फिर कुछ भी सेंट्स डालते हैं तो उसके हिसाब से एक कैंडी निकालता है। लेकिन इस वेंडिंग मशीन में उन्होंने थोड़ा प्रोग्रामिंग चेंज किया और उस वेंडिंग मशीन को कुछ ऐसे किया जिसके चलते वो अगर कॉइन कोई भी डालता है उसके अंदर तो वो वापस से निकल जाता है और उनको चॉकलेट्स भी मिलता है, क्योंकि डेन स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहते थे। ऐसा लग रहा था ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट फैक्टर के चलते 3 ही ओनली चॉकलेट्स निकालने के बाद वहाँ से चले जाते थे और उनके फर्स्ट फैक्टर उनको रोक रहा था ज़्यादा बेईमानी करने से।
मज़े की बात तो ये थी कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपने मशीन यूज़ करने के बाद और अपने फ्रेंड्स को लेकर वहाँ से आए। इससे ये बात पता चलता है लोगों के लिए चीटिंग करना और भी मज़ेदार और आसान हो जाता है जब कोई उनको उनकी फ्रेंड और करीबी फ्रेंड या फिर कह सकते हो करीबी कोई भी इंसान ज्वाइन कर लेता है। हालांकि छोटा एक्सपेरिमेंट इंसानों का फितरत जानने के लिए एनफ नहीं था, तो इसीलिए डैन ने दूसरा तरीका अपनाया जिसके चलते उन्होंने एक चीटिंग कन्फिड मतलब रखा, जिसके चलते वो जो मैट्रिक्स टास्क को थोड़ा मॉडिफाइड किया गया, जिसमें कि यहाँ पे कोई टाइप्स के रूल नहीं रखा उन्होंने, ना ही कुछ टाइप की टेंडेंसी रखा, जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स की एवरेज 7 आने लगी। तो इसके बाद उन्होंने सिंपल मैट्रिक्स को कुछ अलग दौर पे यूज़ किया, जहाँ पे कि उन्होंने एक एक्टर्स लिया और उस एक्टर्स को वर्क था कि वो आधा ही काम में उठकर वहाँ से पेपर फाड़ कर अपने आंसर बोले और वो सारे सही बोले। और इसमें कोई भी मतलब टाइप की नहीं था कि वो अगर जो भी बोल सकता है मतलब झूठ बोल सकता है, क्योंकि उसने आंसर सिर्फ फाड़ दिया है और अब वो बोल सकता है कि उसका सारे आंसर सही थे आंसर को देखकर। तो इसके बाद इस रूल के चलते वहाँ पे रूम्स में सारे बच्चे सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट किए थे, उसमें वो एक्टर खड़ा होता है और खड़ा होकर वो इमीडिएट जाके क्वेश्चन सीट में जाके आंसर सीट में जाके चेक करता है और उसके बाद बोलता है मेरे सारे आंसर सही होते थे। तो फिर सारे बच्चों को किस तरह से वो चीटिंग इफेक्ट किया। एज यू नो कि कोई हमारा फ्रेंड एंड सर्कमस्टेंसेस ऐसे बोलता है तो फिर हम उसको क्या करने लगते हैं, ऑक्यूपाइज करने लगते हैं, उसको नकल करने लगते हैं और साथ साथ हम भी वही झूठ से बोलने लगते हैं, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल से देखा। तो यहाँ पे भी सिमिलर हुआ और सारे बच्चों ने इसको मतलब अपने पेपर को फाड़ कर उन्होंने भी कहने लगे कि हमारा भी सारे आंसर सही है। यहाँ पे झूठ की कैपेसिटी और एवरेज रेट बहुत ज़्यादा होने लगा। इसको और भी क्लैरिफाई करने के लिए एक्सपर्ट्स ने यानी रिसर्चर्स ने क्या किया, अब उन्होंने और एक अटेम्प्ट करवाया एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि उन्होंने वो एक्टर्स को तो लिया बट उसको यूनिफॉर्म पे लाया। मतलब वो जो बच्चे थे पहले आते थे एक्टर्स के पास, मतलब पास बैठे सभी रैंडमली आते थे और एक्टर्स को ऐसे नॉर्मली कोई भी ड्रेस कैजुअली पहना जाता था, बट इन दिस कंडीशन आप एक्टर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्रेसअप किया गया जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, मतलब उस यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म उसको दिया गया। और इससे क्या हुआ कि एक कंपटीटर की नज़रिया आया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के अंदर, जिसके चलते इस बार जब एक्टर चीट करता है और फाड़ कर वो बोलता है कि आपने सारे आंसर सही है, बट इस बार मतलब बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे वो डिसऑनेस्टी को एक्सेप्ट नहीं करते और उससे कम मार्क लाने की दावा करते हैं। यानी वो 12 की 12 सही नहीं है, वो कहते हैं कोई 8 कहता है, कोई 6 कहता है, कोई 7 कहता है। यहाँ पे ऐसे होने से हमें ये पता चलता है जब कोई हमारा फ्रेंड सर्कल में हमारा करीबी रिश्तेदार चीट करता है तो वी आर फ्रेंडली एंड वी डू द चीट्स एज वेल एज ओके, बट व्हेनेवर आवर एनिमी हमारा जो एग्नेस्ट में होते हैं, एनिमीज होते हैं, जब वो चीट करते हैं तो हम हमारा ऑनेस्टी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उससे बेटर हैं। तो इस केस में हम चीटिंग कम करते हैं एंड इवन मोर हम क्या करते हैं, एडप्ट करते हैं ऑनेस्टी को, ऑनर को। तो एक्सपेरिमेंट्स दिखाता है झूठ और बेईमानी कोई एक बीमारी की तरह फैलता है और ये तभी होता है जब हमारा फ्रेंड एंड करीबी इसमें शामिल होते हैं, वरना हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे दुश्मन से सामने हम और डिसऑनेस्टी एंड बेईमानी वगैरह मतलब ऐसे कोई चीज़ें करें, उससे हम अच्छा होने की कोशिश करते हैं और उस केस में हम उसको कॉपी बिल्कुल भी नहीं करते। इससे एक सिंपल सी कंक्लूजन निकलता है कि हमारा एनवायरनमेंट हमारा नेचर के ऊपर थोड़ा बहुत ही सही इफेक्ट तो ज़रूर करता है। तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट है व्हाई 2 heads आर नॉट नेसेसरीली बेटर देन 1। जेनिफर एक बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी में काम करती है और उस कंपनी में वो एक रिसर्चेंस अकाउंटिस्ट के हिसाब से काम करती है, यानी उसको कंपनी की ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स, लॉसेस, डेबिट्स इस सभी के ऊपर रिपोर्ट बनाना होता है।
पिछले साल की बात है, जेनिफर जब रिपोर्ट बना के अपने बॉस को दिया था, एक दिन पहले सबमिट किया था। और तब क्या हुआ, उसके बॉस ने उसको कहा कि इसमें थोड़ा चेंजेस लाके बढ़ोतरी की जाए। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली था कि चीट की जाए। जेनिफर मान जाती है और उसको इसी हिसाब से बना के अपने बॉस को सबमिट कर देती है। इससे हमें यह पता चलता है कि जेनिफर को इसके लिए गिल्टी महसूस होने की बजाय अच्छा महसूस होता था। वाई? उसने इसे क्यों किया? बिकॉज जेनिफर ये सोच रही थी अगर वो चीट करने से कंपनी का प्रॉफिट हो रहा हो तो इससे क्या मतलब नुकसान हो जाएगा। कम अपनी अगर वो प्रॉफिट नहीं कर सकते लेकिन कंपनी का तो प्रॉफिट कर ही सकती है ना चीट करके। तो इसीलिए उसने ये किया जिससे कि पूरा होल कंपनी को प्रॉफिट हो। और ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जब हमारे ग्रुप में कोई अच्छा हो रहा हो तो फिर कोई भी झूठ को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसे झूठ जिससे कि हमारा नुकसान हो रहा हो लेकिन दूसरों का अच्छा, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। इसको प्रूव करने के लिए और एक एक्सपेरिमेंट की गई जिसमें एक डोनेशन बॉक्स रखा गया जिसके अंदर लोगों को डोनेट करना था और हर दिन एक टाइप की पोस्टर डोनेशन बॉक्स के सामने लगाया जाता था। कभी कभी वहाँ पे प्लीज डोनेट समथिंग फॉर हेल्प्स, और कभी कभी ये पोस्टर लगने के साथ साथ और एक कोई बड़े बड़े आंखें वाला ऐसे पोस्टर लगते थे कोई एक पर्सन का जिससे कि वो रियलिटी में देख रहा हो। तब जिस दिन ये पोस्टर लगते थे तो क्या होता था, उस दिन 3 गुना ज़्यादा डोनेशन बढ़ जाता था। इससे हमें ये पता चलता है जब हमें कोई देख रहा हो, जज कर रहा, हम फील करते हैं तब हम बहुत ही ज़्यादा हॉनेस्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ग्रुप में काम करने से आपकी ईमानदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके ऊपर अपने कलीग्स की नज़र जो होती है। उसके बाद एक्सपर्ट्स ने और रिसर्चर्स ने मिलकर दूसरा एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने वही मैट्रिक्स लिया, लेकिन यहाँ पे वो पार्टनर्स के हिसाब से लेते थे। हर ग्रुप में वाइज 2 पार्टनर्स रहते थे और पार्टनर्स के बीच में ये रूल था कि वो दोनों अपनी सीट को एक्सचेंज करेंगे और एक्सपेरिमेंट के दौरान मतलब यानी मैट्रिक्स जो है उनकी मार्क्स बताएंगे मार्किंग करके आंसर को देखने के बाद। यानी जब कोई पार्टनर कम मार्क लाता था तो दूसरा पार्टनर उसके अच्छाई के लिए उसको मार्क्स ज़्यादा देता था क्योंकि उसके लिए उनको $10 प्रोवाइड की जाती थी। तो इससे हमें ये पता चलता है हम कभी कभार डिसऑनेस्टी दूसरों की अच्छाई के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अब वो मोड आता है जो है कंक्लूजन का। तो चलिए थोड़ा हमारा जर्नी को रिवाइज करते हैं। तो आपने इसमें सिंपल मॉडल ऑफ रैशनल क्राइम यानी SMORC सीखा, जिसमें कि आपको ये पता चला कि इंसान तब झूठ बोलना ज़्यादा पसंद करता है जब उसको उसमें प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा फ़ायदा फाइनेंशियली या फिर किसी में भी दिखाया जाता है। तो मैट्रिक टास्क में हमें ये भी पता चलता है हालांकि कि SMORC हमेशा काम नहीं करता है। कई बार लोग बिना वजह ही ईमानदार बने रहते हैं जिसमें कि उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। दूसरी ये कि आपने फर्स्ट फैक्टर के बारे में जाना जो कि ऐसे एक फैक्टर है जो कि आपकी ईमानदारी को कंसोल करती है। फर्स्ट फैक्टर की 2 साइड्स होते हैं, एक है फाइनेंशियल मोटिवेशन जो कि कॉस्ट और फायदे के ऊपर बेसिस होता है और दूसरा होता है ईगो जो आपको एक अच्छा और ईमानदार इंसान बनाता है। इंसान तभी झूठ बोलता है जब उसका कोई फायदा हो, लेकिन ये झूठ इतने बड़े नहीं होते हैं कि इंसान को उसके लिए बुरा फील हो। और तीसरा अपने खुद को कैसे झूठ बोलते हैं लाइक चीटिंग आवर सेल्फ, इसके बारे में जाना जिसमें कि हम अपने आप को सेटिस्फाई फील करवाने के लिए कुछ झूठ बोलते हैं जिसमें कि हम खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उसको यूज़ करते हैं और कभी कभी उसको ज़्यादा हद से ज़्यादा यूज़ करने के चलते हमारा खुद का नुकसान भी होता है। चौथा आपने जाना कि क्रिएटिविटी और धोखेबाज के बीच में क्या कनेक्शन होती है और ये हमारी ब्रेन जो है वो बहुत ही अच्छे से कहानी बना सकता है जो कि रिलायबल हो। यानी जो लोग ज़्यादा क्रिएटिव है वो अपनी बेईमानी को इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। यानी कि वो बेशुमार झूठ बोलने के बावजूद अपने आप को सच्चा ही समझते हैं। जो आपने जाना कि झूठ और बेईमानी भी एक बीमारी की तरह फैल सकती है। चीटिंग करने
वाला हमेशा सोचता है कि उसको चीटिंग करने में अपनी दोस्त एंड करीबी कोई साथ दे, और जब वो कोई दूसरों को देखते हैं चीटिंग करते हुए तो वो खुद भी चीटिंग करने के लिए इंस्पायर हो जाते हैं। लेकिन चीटिंग करने वाला जब कोई हमारा दुश्मन होते हैं तो हम खुद को ऑनेस्टी दिखाने की कोशिश कर जाते हैं। छठा, आपने जाना कि ग्रुप में काम करने से हमारी बेईमानी किस तरह से बढ़ सकती है। वो इसीलिए क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है। और इसके अलावा अगर झूठ से किसी का भला हो रहा हो तो हम बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं। इसके अलावा बेसिकली झूठ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ऑनर कोड साइन करना, वादा करना, डिवोशनल लाइफ, रिलीजियन मीटिंग और से ईमानदार रहना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम झूठ बोलने से बचेंगे, और साथ ही साथ ऐसे झूठ को रोकने के लिए हमारा कोशिश लगे रहेगा। अगर हम किसी को अपनी मोरल ड्यूटी और उसकी कंट्रोल के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर सकता है मोरल ड्यूटी से, और साथ ही साथ उसके रिलीजियनिटी के ऊपर, तो फिर हम उसका झूठ बोलने की हद को थोड़ा कम कर सकते हैं। और जब हमें ऑब्जर्व किया जाता है तब हम झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा परसेंटेज कम कर देते हैं। इंसान गलतियों का पुतला है। हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन यही हमारा स्वभाव है, ये कहना सही नहीं होगा। सच तो ये है कि हम हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ ही पेश आए, बस हमें थोड़ी सी ग्रुप सपोर्ट और ईमानदारी की जरूरत पड़ती है। जब हम कहते हैं सत्य में जयते, याद रखिए सत्य ही हमारा धर्म है, जिसमें कि हमारा आत्मा की आवाज देते हैं। और ये विवेक और ये विजडम हमें बचपन से ही मिल जाती है। बचपन से कहने की मतलब है जन्म से ही मिल जाती है, क्योंकि ये सोल की इंटीग्रेट पार्ट है। इसीलिए आप जब झूठ बोलते हैं अभी या फिर कुछ दिनों बाद या फिर कुछ सालों बाद, वो रिमाइंडर हमें मिलता है कि हमने कुछ गलत किया था या झूठ बोला था। सच्चा होना यानी हॉनेस्टी, ये वो वैल्यू है जो हमें वैल्यूएबल बनाते हैं। इसलिए तो हम इसे वैल्यू कहते हैं या जीवन मूल्य कहते हैं, जो कि एक हमारा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। कह सकते हो इट इज़ द डायमंड इन आवर लाइफ। सो इस समरी को यहीं पे एंड करते हैं। आशा है गाइस यू लव दिस कंटेंट और यू नो अबाउट दोज थिंग्स विच इफेक्ट आवर डिसऑनेस्टी एंड क्रिएट आवर डिसऑनेस्टीनेस। और उसके अलावा आपने ऐसे बहुत सारी चीज़ों की कॉजेज़ की फैक्टर्स के बारे में जान लिया होगा कि जो हमारा डिसऑनेस्टी के लिए मूलदायी है या फिर है। तो अभी आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में ही पता चला है कि जिससे हम डिसऑनेस्टी को रोक भी सकते हैं। और उसके अलावा आप इस कंटेंट से क्या सीखें, और आप अपने वैसे ही कुछ कॉलीग जो भी गलत करते हैं या फिर कुछ फ्रेंड्स, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं इस समरी से सीखकर, वो सब कमेंट में बता दीजिए। एंड मुझे होप है कि आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और दूसरों की मदद के लिए इसको शेयर भी कर चुने की कोशिश कर रहे होंगे, ताकि दूसरों को मदद करके आप खुद को ऑनेस्टनेस दिखा सकें। तो रखते हैं आज के लिए। सी यू इन द